है द प्रोटेस्ट मेथड ऑफ मॉडरेट लीडर्स। कल पढ़े थे हम लोग। मॉडरेट लीडर्स का जो प्रोटेस्ट मतलब विरोध करने का जो तरीका था वो कौन सा था। पहला ऑप्शन है नॉन कॉपरेशन, दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन, तीसरा है पैसिव रेसिस्टेंस, चौथा है सिविल डिसोबीडियंस। आंसर से खास मतलब नहीं है, पहले मतलब समझ लो। नॉन कॉपरेशन जो वहाँ वर्ड यूज हो रहा है मतलब असहयोग, हम आपका सहयोग नहीं करेंगे, केवल वर्ड को पकड़ना। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन, जब कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब हुआ कि संवैधानिक तरीके से विरोध किया जाएगा। संवैधानिक तरीके से का मतलब क्या होता है कि हम पीसफुल्ली हम आपको एप्लीकेशन देंगे, ठीक है, मेमोरेंडम देंगे, जो हम लोग ज्ञापन सौंपने जाते हैं, और हम लोग कहीं पर भी ये नहीं जताएंगे कि हम आपके खिलाफ हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन वही था। पैसिव रेसिस्टेंस है कि हम डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली आपका विरोध करेंगे। और सिविल डिसोबीडियंस तो एकदम खुल के बात हो गई कि जो नागरिक है जो वो आपका बात अब नहीं मानेगा। ठीक है। तो देखोगे तुम पहला जो एक नॉन कॉपरेशन है, पैसिव रेसिस्टेंस और सिविल, इस तीनों में सिमिलरिटी क्या है कि ये स्पष्ट रूप से बोल रहा है कि हम आपके शासन का विरोध कर रहे हैं। ये इसलिए समझा रहे हैं कि पिछले बार यूपीएससी में क्वेश्चन में इसका मीनिंग पूछा गया था कि नॉन कॉपरेशन का मतलब क्या हुआ। ठीक है। तो वो हो सकता है कि तुमसे मतलब भी पूछ दे। तो ये तीन जो ऑप्शन हैं, ये तीनों ऑप्शन मॉडरेटर्स के नहीं हैं, ये तीनों ऑप्शन जो थे वो एक्सट्रीमिस्ट के थे, जो अलग पार्ट हुआ था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो तो हो जाएगा बी। और जो आंसर लिखता है किताब वाला वो भी पढ़ लो। मेथड इम्प्लाइड बाय टू ग्रुप, मॉडरेटर एंड एक्सट्रीमिस्ट, दो अलग अलग ग्रुप में कांग्रेस बट गया था। वो दोनों अलग अलग था, ठीक है, डिफरेंट था इन टेम्पो एंड अप्रोच, दोनों में वो दोनों चीज़ अलग था। कांग्रेस स्प्लिट कर जाता है 1907 में, जहाँ पे मॉडरेटर्स का इन्फानाइट फेथ है कहाँ पर, कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन पर। ठीक है, कि वो मानते हैं कि ब्रिटिश जो है वो सेंस ऑफ जस्टिस फेयर प्ले, मतलब ब्रिटिश कभी भी अन्याय नहीं करेगा और हमेशा एक अच्छा फेयर प्ले मतलब नहीं होता है एकदम बेईमानी के बिना एकदम ईमानदारी से वो लोग रहेगा। तो ये मेथड था। जबकि एक्सट्रीमिस्ट जो थे उनका हैड नो फेथ इन विजिलेंस ऑफ ब्रिटिश पब्लिक और पार्लियामेंट, जबकि एक्सट्रीमिस्ट का ब्रिटिश के पार्लियामेंट में ही कोई विश्वास नहीं था। ठीक है। ये दोनों के बीच में अंतर था जो कल हम लोग क्लास में भी देखे थे। दूसरा क्वेश्चन देखो आईएएस में पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट हैज कंट्रीब्यूटेड टू ए स्प्लिट इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस रिजल्टिंग इन इमरजेंस ऑफ मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट। क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ वो कौन सा घटना या मूवमेंट था, कौन सा ऐसा आंदोलन था जिसके कारण कांग्रेस जो है दो पार्ट में बट गई। ठीक है, जिसके कारण कांग्रेस जो है वो दो पार्ट में बट गई, एक मॉडरेट और एक एक्सट्रीमिस्ट। तो याद करो ये बटी कब थी, 1907 के सूरत वाले सेशन में। उसके पहले हुआ क्या था तो हम लोग बताए थे तुमको पहले भी, 1905 में बंगाल विभाजन होता है और 1906 में स्वदेशी आंदोलन मतलब लॉन्च हो जाता है। और स्वदेशी आंदोलन के लॉन्च होने में कांग्रेस के द्वारा स्वदेशी आंदोलन को के रिजोल्यूशन को पास किया जाता है। ठीक है। और पास करने के बाद वो जो लोग जो थे से जुड़े हुए उनका ये मानना था कि ये अगले साल के सेशन में भी पास हो। ठीक है, अगले साल के सेशन में भी वो पास हो और अगले साल के सेशन में भी उसको आगे हम बढ़ाएं। बट कांग्रेस का जो एक दल था वो इसके फेवर में नहीं था, जिस कारण से सूरत स्प्लिट हुआ। तो क्वेश्चन तुमसे पूछा गया था यूपीएससी में कि वो कौन सा मूवमेंट था जिस कारण से कांग्रेस दो पार्ट में बटा, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, स्वदेशी मूवमेंट जो 1906 में हुआ था। आंसर एक बार पढ़ लो इसका भी। सूरत स्प्लिट 1907 रेफर टू स्प्लिट इन कांग्रेस पार्टी इनटू टू ग्रुप, मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट। मॉडरेट बिलीव कर रहे थे इन द पॉलिसी ऑफ सेटलमेंट ऑफ माइनर इशू विद गवर्नमेंट बाय डिलिब्रेशन स्ट्राइक एंड बॉयकॉट ऑफ टू फोर्स देयर डिमांड। मॉडरेट अपोज किया किसका, रेजोल्यूशन का। कौन सा रेजोल्यूशन, जो स्वराज का, कि स्वराज हम नहीं इसको पास नहीं करना चाहते, क्योंकि स्वराज का मतलब हो जा रहा है कि हम अंग्रेजों को चाह रहे हैं कि वो यहाँ से हट जाए। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द मॉडरेट लीडर जो थे वो कहाँ से बिलोंग करते थे, रूरल एरिया से, अर्बन एरिया से, बोथ रूरल अर्बन,
या पंजाब से। तो ये हम कल भी बोले थे कि वो लोग मैक्सिमम अर्बन इलाका के थे, वो शहरों के थे, और उनका रूरल इंडिया पर पकड़ इस कारण से बहुत कमज़ोर भी था। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच हु ऑफ द फॉलोइंग कंटिन्यूसली फ्रॉम 1904 ऑनवर्ड इम्फेसिस ऑन द ग्रांट ऑफ सेल्फ रूल और टू इंडिया। कौन जो था व्यक्ति है जो 1904 से लगातार सेल्फ रूल, दैट इज इंग्लिश ऑफ स्वराज, उसका वो उसके लिए लड़ता रहा, कौन था वो? तो पहला बार स्वराज के विषय में जो वर्ड यूज हुआ है, हम लोग जानते हैं कि बाल गंगाधर तिलक इससे रिलेटेड थे, बस फर्स्ट टाइम जो स्वराज वर्ड है वो यूज किया गया था दादा भाई नेरोजी के द्वारा। ठीक है, 1904 में, 1904 फर्स्ट टाइम दादा भाई नेरोजी डिमांडेड स्वराज, सेल्फ रूल और सेल्फ गवर्नमेंट इन इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस फॉर इंडिया एंड कंटिन्यूसली इम्फेसिस ऑन द ग्रांट टू से ऑफ सेल्फ रूल इन इंडिया। ये आपका रिजल्ट है जो 1906 में कांग्रेस के फोरम पर दिखता है। फिर क्वेश्चन पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए एक्सट्रीमिस्ट। एक्सट्रीमिस्ट कौन नहीं थे? ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक ऑब्वियसली थे, मदन लाल ढींगड़ा थे, उधम सिंह याद होगा, उधम सिंह कौन थे? जो जाकर जनरल डायर को गोली मारते हैं, और गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले मॉडरेटर्स थे। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में एक लाइन याद रखना हमेशा, इनको गांधी जी अपना पॉलिटिकल गुरु मानते थे। ठीक है, ये गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछता भी है कि पॉलिटिकल गुरु किसको माना गया है गांधी जी का। फिर पूछा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एन आउटस्टैंडिंग लीडर ऑफ एक्सट्रीम नेशनलिज्म। की उल्टा पूछ रहा है, पहला पूछा मॉडरेटर कौन था, अब की पूछ रहा है कि एक्सट्रीम नेशनलिज्म के लीडर कौन नहीं थे। इसमें 4 नाम, सेम आंसर तुम्हारा है। गोपाल कृष्ण गोखले चूंकि मॉडरेटर थे तो आपका आंसर ए हो जाएगा। बिपिन चंद्र पाल, लोकमान्य तिलक और लाला लाजपत राय, इसको हम लोग लाल बाल पाल के नाम से जानते भी हैं। ठीक है, वही तीनों ऑप्शन दिए, तीनों एक्सट्रीमिस्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो तुम्हारा पूछा वो है, हु इस्टेब्लिश्ड द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। ये किसके द्वारा बनाया गया है? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है ये बनाया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। ठीक है, ये गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा बनाया गया है, और ये तुमको कई बार एग्जाम में दिखेगा, तो इसको तो दिमाग में बिठा के ही रखना। फिर अगेन क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एन एक्सट्रीमिस्ट लीडर, नेशनलिस्ट लीडर। कौन एक्सट्रीमिस्ट लीडर नहीं था? ऑप्शन है बिपिन चंद्र पाल, ये थे, बाल गंगाधर तिलक थे, लाला लाजपत थे, गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे। ये क्या थे? मॉडरेटर थे। अगेन रिपीट कर रहे हैं, दो चीज़ यहाँ पर जुट गया, एक पॉलिटिकल गुरु है, दूसरा जो बुक लिखा, अभी पूछा गया क्वेश्चन सर्वेंट ऑफ सोसाइटी इंडिया सोसाइटी, वो राइटर उसके वही है। फिर क्वेश्चन है, हु एक्यूज्ड इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफ प्रैक्टिसिंग पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर पिटीशन एंड प्रोटेस्ट। किसने कहा था या किसने आरोप लगाया कांग्रेस पर कि कांग्रेस जो है वो प्रेयर पिटीशन और प्रोटेस्ट की राजनीति करती है? ये आरोप किसके द्वारा लगाया गया है? ये आरोप लगाया गया था बाल गंगाधर तिलक के लिए। पहला 2 डिकेड जो था कांग्रेस का वो मॉडरेट का इरा था, पहले ही बताया तुमको। एमॉन्ग सम ऑफ द प्रोमिनेंट लीडर, मॉडरेट लीडर दादा भाई नेहरू ये सब थे। ठीक है, दे हैड सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस इन ब्रिटिश जस्टिस, और वो कभी भी ब्रिटेन का विरोध करना नहीं चाहते थे। ठीक है, देयर एम वाज नॉट एग्रेसिव नेशनलिज्म फॉर अटेनिंग इंडिपेंडेंस। ये था उन लोग का प्रॉब्लम। लेकिन ये लाइन बोला किसने था? ये बोला था बाल गंगाधर तिलक ने। फिर क्वेश्चन पूछा जा रहा है अगेन कि हु एक्यूज्ड इंडियन नेशनल कांग्रेस। वही सेम क्वेश्चन है, ये पॉलिटिक्स करता है, प्रेयर पिटीशन और प्रोटेस्ट है। आपका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द कांग्रेस पॉलिसी ऑफ प्रेयर पिटीशन अल्टीमेटली केम टू एन एंड अंडर द गाइडेंस ऑफ। किसके गाइडेंस पे कांग्रेस की जो पॉलिसी थी प्रेयर और पिटीशन की वो फाइनली खत्म हुई? वो किसके गाइडेंस में हुई? तो ऑब्वियस बात है वो बाल गंगाधर तिलक के गाइडेंस में ही खत्म होगी। जब ये एंट्री मारेंगे तो वो उस चीज़ का विरोध करेंगे, और विरोध करने के बाद ये कहानी खत्म होगी। हु कॉल्ड, अगला क्वेश्चन है, हु कॉल्ड द इंडियन नेशनल कांग्रेस एज ए बेगिंग इंस्टीट्यूट। भीख मांगने का एक संस्था है कांग्रेस, ये किसने कहा था? तो ऑब्वियस बात है ये तिलक ने ही कहा था। ये सारी बातें तिलक के द्वारा ही कही गई है। ठीक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट केम टू बी डोमिनेटेड बाय एक्सट्रीमिस्ट आफ्टर
एक्सट्रीमिस्ट कब से डोमिनेट करना शुरू कर दिए नेशनल मूवमेंट को, ठीक है। तो ये घटना कब से शुरू हुई? 1906 से, जब कांग्रेस के सेशन में स्वराज शब्द पारित हुआ। उसके बाद से एक्सट्रीमिस्ट कांग्रेस पर डोमिनेट करना शुरू कर दिया। आफ्टर 1906 द इफेक्ट ऑफ एक्सट्रीमिज्म हैड इंक्रीज ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट। द कांग्रेस वहाँ पे टूट जाती है और उसके बाद रेवोल्यूशनरी टेररिज्म टाइप का मूवमेंट शुरू, जो क्रांतिकारियों वाला मूवमेंट है वो शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग मानते हैं कि 1906 के बाद मॉडरेटर्स का युग खत्म हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स बिलोंग टू एक्सट्रीमिस्ट विंग ऑफ द कांग्रेस। कांग्रेस के कौन से ऐसे नेता हैं जो एक्सट्रीमिस्ट विंग से बिलोंग करते हैं? इसमें पहला ऑप्शन तुमको यहाँ पे दिख रहा है अरविंद घोष, दूसरा है दादा भाई नेहरूजी। तो आंसर ऑब्वियसली यहाँ पे अरविंद घोष ही होगा। लाल बाल पाल के अलावा अरविंद घोष थे एक्सट्रीमिस्ट में, लेकिन बाकी का ऑप्शन भी पढ़ लो। गोपाल कृष्ण गोखले और एस एन बनर्जी ऑब्वियसली, चलो ये लोग मॉडरेटर्स थे। हु एमोंग द फॉलोइंग वाज नॉट नॉन एज मॉडरेट इन इंडियन नेशनल मूवमेंट। कौन इसमें नेशनल मूवमेंट में मॉडरेट्स के रूप में नहीं जाने जाते हैं? तो मॉडरेट्स में कौन नहीं होगा? बाल गंगाधर तिलक नहीं होंगे। बाकी दादा भाई नेहरूजी, गोपाल कृष्ण गोखले और एमजी रानाडे, ये सब तो थे ही। तो अगला क्वेश्चन है शेरे पंजाब के नाम से किसको हम जानते हैं? राजगुरु, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, उधम सिंह। शेरे पंजाब के नाम से हम लोग लाला लाजपत राय को जानते हैं, ठीक है। इनको दो उपाधि प्राप्त है, एक तो शेरे पंजाब है, शेरे पंजाब है, और दूसरा जो है वो इनको पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है, पंजाब केसरी, ठीक है। लाला लाजपत राय के पास दो टाइटल्स है, याद रखना, एग्जाम में कोई भी पूछ सकता है, या तो पंजाब केसरी पूछेगा और नहीं तो शेरे पंजाब पूछेगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया हु एमोंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द मॉडरेट। कौन मॉडरेटर नहीं थे? इसमें तुम देखोगे नाम, एक लाला लाजपत राय तुमको दिख रहे हैं अलग से, ये होंगे आपके आंसर डी हो जाएगा। वे जो त्रिमूर्ति के रूप में हम लोग किसको जानते हैं? बॉम्बे की त्रिमूर्ति, एक तो था वो लाल बाल पाल था। बॉम्बे में भी तीन लोग को इस तरह के नाम से जाना जाता था, एक था मेहता जी, तेलंग और तैयब जी। ये तीनों मॉडरेटर्स थे, ठीक है, मॉडरेटर्स वाले नेता थे। इन तीनों को कहा जाता था, फिरोज शाह मेहता, केडी तल और बहादुर तैयब जी को कहा जाता था कि बॉम्बे की ये त्रिमूर्ति हैं जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बनाए थे, ठीक है, 1885 में ही बॉम्बे प्रेसिडेंसी। एक याद रखना, इसके एक रिलेटेड चीज़ है, पहले बना था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ठीक है, तो दादा भाई नेहरूजी बनाए थे जाके लंदन में। उसी का विंग खुला 3 जगह, बंगाल में, बॉम्बे में और मद्रास में। तो बॉम्बे वाला बनाने वाला व्यक्ति यही तीनों थे। अगला क्वेश्चन है हु एमंग द फॉलोइंग वाज कंसीडर्ड बाय लाला लाजपत राय एज इट्स पॉलिटिकल गुरु, ठीक है। लाला लाजपत राय के बारे में बोल रहा है कि कौन है जिसको लाला लाजपत राय को उसने अपना पॉलिटिकल गुरु माना था, ठीक है। ये एक अच्छा तुमको क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि अभी तक हम लोग जानते थे गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में। लाला लाजपत राय के बारे में बताता है कि मैजिनी को उसने पॉलिटिकल गुरु माना था। ये एक्चुअल में एक घटना है, एक व्यक्ति है जो इटली में जब क्रांति होती है, ठीक है, तो इटली के क्रांति से ये बहुत हद तक प्रभावित होते हैं और बोलते हैं जिस प्रकार की वहाँ क्रांति हो सकती है वैसी क्रांति यहाँ क्यों नहीं हो सकती है। तो इसका जो आंसर तुम्हारा था वो दिया हुआ है मैजिनी, ठीक है। इसको उर्दू में चलो इसको पढ़ लेना तुम लोग। हु ऑफ दी फॉलोइंग वाज नॉट, एक फालतू क्वेश्चन है, कौन मॉडरेटर नहीं है? तो रट चुके हैं हम लोग, बाल गंगाधर तिलक मॉडरेटर नहीं है। फिर पूछा जा रहा है कौन लीडर था? हु एमोंग द फॉलोइंग लीडर वाज ए सपोर्टर ऑफ स्वदेशी। स्वदेशी का सपोर्टर कौन होगा, ठीक है। तो जो एक्सट्रीमिस्ट होगा वो सपोर्टर होगा। तो अरविंद घोष इसमें तुम्हारा ऑप्शन है वो सही होगा। फिरोज शाह मेहता मॉडरेटर थे, ये नहीं होंगे। दादा भाई नेहरूजी स्वराज की मांग किए थे, स्वदेशी की बात नहीं हुई, स्वराज की मांग किए थे दादा भाई नेहरूजी। और सुभाष चंद्र बोस तो उस टाइम थे ही नहीं, तो वो बात ही नहीं करेंगे उन पर। Who among the following known as the father of Indian unrest? इंडियन अनरेस्ट के रूप में हम लोग किसको जानते हैं, मतलब असंतुष्ट भारत? कौन ऐसा व्यक्ति थे? लोकमान्य तिलक के बारे में कहा गया था, ठीक है। जो अंग्रेजी हुकूमत थी उसने लोकमान्य तिलक को कहा था कि ये वो व्यक्ति है जो सब आदमी को तबाह किए हुए है, मतलब सबके मन में कहीं ना कहीं विद्रोह की भाव को ये जगाने वाला व्यक्ति है, ठीक है। तो इनके बारे में ही इनको कहा जाता था इंडियन अनरेस्ट, मतलब ये सबसे दुखी या डिस्टर्ब व्यक्ति है, ठीक है। वैलेंटाइन
चिरौल था जो इनको कहा था फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। फिर पूछ रहा है अगला क्वेश्चन, वही पूछ दिया, हु कॉल्ड बाल गंगाधर तिलक द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, किसने बाल गंगाधर तिलक को कहा था फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, वो हो जाएगा वैलेंटाइन चिरौल हो जाएगा। फिर वही क्वेश्चन है, हु सेड फादर तिलक इज फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, वी चिरौल, चलो ठीक है। फिर वही सेम क्वेश्चन है, किसने कहा था, तो हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज बीन कॉल्ड, अच्छा किसको कहा गया, तो बाल गंगाधर तिलक को कहा गया था। आफ्टर ए सेंटेंस ऑफ बाल गंगाधर तिलक हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैड प्लीड फॉर मर्सी एंड सेड माई इंटरेस्ट इन तिलक इज दैट ऑफ ए संस्कृत स्कॉलर, ठीक है। ये बोलता है आफ्टर ए सेंटेंस ऑफ बाल गंगाधर तिलक हु, किसने प्लीड किया था इनके मर्सी, मतलब जब इनको जेल भेजा गया था बाल गंगाधर तिलक को, तो किसी ने बाल गंगाधर तिलक के तरफ से वकालत करते हुए कहा था कि मेरा इंटरेस्ट उन पर मर्सी किया जाए, क्योंकि मेरा उन पर इंटरेस्ट है, इसलिए इंटरेस्ट है कि वो संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान हैं। ये लाइन किसने कहा था, ये कहा था मैक्स मूलर ने। एक्चुअल में जब टूटता है कांग्रेस स्प्लिट के बाद, तो बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार कर लिया, बाल गंगाधर तिलक 2 बार जेल जाएंगे, ठीक है। और उसी समय उनके तरफ से जो वकील था वो प्लीड करता है मर्सी करने के लिए कि इनको छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये संस्कृत के बहुत बड़े स्कॉलर हैं और हम चाहते हैं कि तिलक बाहर रहें, ठीक है। तिलक के बारे में कुछ लाइन है वो याद रखो, जैसे कि तिलक ने वीकली मैगजीन निकाली थी, ठीक है, इंग्लिश में, ये वर्ड याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछता है कि तिलक ने इंग्लिश में वीकली मैगजीन निकाली थी इंग्लिश में, जिसका नाम था मराठा। ये याद रखना, मराठा जो था मैगजीन, वीकली था वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मराठा इंग्लिश में पब्लिश होता था, ठीक है। और एक और मैगजीन उनके द्वारा निकाला गया था, उसका नाम था केसरी, और केसरी जो था वो मराठी में था। ये खाली याद रखना, बस यहीं पर तुम लोग फंसोगे, बाकी कहीं नहीं फंसोगे। मराठा इंग्लिश में था और केसरी मराठा में था, ठीक है, मराठी में था। बोथ द पेपर वेयर एक्सट्रीम नेशनलिस्ट एंड ब्राउड तिलक विद इन रीच ऑफ क्रिमिनल लॉ, इसी के कारण से इन पर क्रिमिनल लॉ के तहत इन पर केस होता है, इनको जेल भेजा जाता है, ठीक है। तो 2 मैगजीन याद रखना हमेशा, एक केसरी है और एक मराठा है। मराठा जो है वो इंग्लिश में है, बस इतना याद रखना। मराठा का उल्टा, मराठा मराठी में नहीं लिखा गया, इंग्लिश में लिखा गया था, ऐसे याद करो। विच एक्सट्रीमिस्ट लीडर ऑफ फ्रीडम मूवमेंट वाज गिवन 6 ईयर ऑफ जेल, यही उनको जेल भेजा गया था 1908 में बाल गंगाधर तिलक को, जब सूरत से स्प्लिट होता है, जब बाल गंगाधर तिलक अलग हो जाते हैं तो उनको जेल भेजा गया था 8 साल के लिए, 6 साल के लिए। तिलक वाज सेंटेंस टू 6 ईयर इम्प्रिजमेंट, ही वाज डिपोर्टेड टू बर्मा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है कहाँ उनको भेजा गया था जेल में, उनको बर्मा भेजा गया था, और जेल का नाम था मांडले, ठीक है, मांडले जेल। एक मूवी तुम लोग देखा होगा अंडमान वाला, जिसमें दिखाता है, छोड़ हटाओ उस बात को। मांडले जेल इंपॉर्टेंट है, और मांडले जेल इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि मांडले जेल में रहते हुए उनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जो बहुत फेमस है, दैट इज गीता रहस्य, ठीक है, नोट कर लेना इसको। गीता रहस्य नाम की एक पुस्तक लिखी गई थी इनके द्वारा, और ये कब लिखी गई थी, जब वो जेल में थे, 6 साल के लिए जो जेल में थे। कहीं लिखा हो इन पोजिशन सेंटेंस फर्स्ट पॉलिटिकल स्ट्राइक टुक प्लेस बॉम्बे बाय लेबर ऑफ बॉम्बे क्लॉथ मिल, तिलक रोट ए बुक, हाँ, गीता रहस्य ड्यूरिंग द इम्प्रिजमेंट पीरियड इन मांडले जेल। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि गीता रहस्य किसने लिखा, तो बाल गंगाधर तिलक, कहाँ लिखा, तो मांडले जेल में, ये याद रखना। इन 1908 बाल गंगाधर तिलक के बाद इम्प्रिजमेंट ऑफ कितना साल के लिए उनको जेल हुआ था, 6 साल के लिए जेल हुआ था, 2 बार उनको जेल होगा, ये याद रखना हमेशा, ये पहला बार है। 29 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी ड्यूरिंग द अर्ली फेज ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। अगर हम एक्सट्रीमिस्ट के आइडियोलॉजी पर फोकस करें तो बताओ उसकी आइडियोलॉजी क्या थी, ठीक है। पहला ऑप्शन है स्टिमुलेटिंग द प्रोडक्शन ऑफ इंडिजीनियस आर्टिकल बाय गिविंग देम प्रेफरेंस ओवर इम्पोर्टेड कमोडिटी। पहले आइडियोलॉजी बता रहा है कि जो भारत में बना हुआ सामान है उस पर फोकस किया जाए, और जो बाहर से हम इंपोर्ट करके मंगा रहे हैं उसको, उससे ज़्यादा उसको हम वैल्यू दें, पहला। दूसरा है ऑब्टेनिंग सेल्फ गवर्नमेंट बाय एग्रेसिव मीन्स इन प्लेस ऑफ पिटीशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वे। पिटीशन या कॉन्स्टिट्यूशनल वे के जगह पर एग्रेसिव होकर, ठीक है, सेल्फ गवर्नमेंट को प्राप्त किया जाए, ये था उनका मोडो। या तीसरा है प्रोवाइडिंग नेशनल एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट
ऑफ द कंट्री, नेशनल एजुकेशन के लिए काम किया जाए, या ऑर्गेनाइजिंग कॉप्स अगेंस्ट ब्रिटिश एम्पायर थ्रू मिलिट्री, या क्रांतिकारी की तरफ से हथियार के साथ आगे बढ़ा जाए। बताओ इसमें कौन सा होगा आइडियोलॉजी? तो ऑब्वियस बात है इसमें आइडियोलॉजी जो है वो बी वाला सही है। क्यों? क्योंकि सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए हमको, लेकिन पिटीशन और कॉन्स्टिट्यूशनल वे से नहीं, एग्रेसिव मीन से। ये हमारा सही है। ये ए और सी में जो है ये हमारे काम है, ठीक है, ये हमारे ऑब्जेक्टिव है कि हम ऐसा चाहते हैं कि आगे चल के हम ऐसा करें, ठीक है। और लास्ट वाला तो ऑब्वियसली कोई बोलेगा नहीं कि हम ऐसा चाहते हैं कि हम हथियार लेके निकल जाएं बाहर। अगला है द इंडियन मुस्लिम इन जनरल वे आर नॉट अट्रैक्टेड टू एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट बिकॉज ऑफ। बताओ कि मुस्लिम जो थे वो एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट में शामिल नहीं हुए, क्यों? पहला ऑप्शन दे रहा है इन्फ्लुएंस ऑफ सर सैयद अहमद खां। याद करो सर सैयद अहमद खां को क्यों याद करते हैं हम लोग? क्योंकि इन्होंने एक संगठन बनाया था नेशनल पेट्रोटिक करके, जिसका मुद्दा था कि हम कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे। दूसरा है एंटी मुस्लिम एटीट्यूड ऑफ एक्सट्रीमिस्ट लीडर। क्या एक जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे वो मुस्लिमों के खिलाफ थे, इसलिए। तीसरा है द इनडिफरेंस इज नॉन एज मुस्लिम एस्पायरेशन, ठीक है, मुस्लिम जो एस्पायरेशन थे उनमें डिफरेंस मतलब अलग टाइप का, तुमसे अलग बिहेव हम करेंगे। और चौथा था एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसी ऑफ हार्पिंग इंडियन हिंदू पार्ट। एक्सट्रीमिस्ट की जो पॉलिसी थी वो हिंदू वाले पार्ट को लेके उसका यूज कर रही थी। तो तुम याद करो जब हम एक्सट्रीमिस्ट की पॉलिसी पर बात करते हैं तो ये हमेशा बोला था कि हमको इंडियन कल्चर, ठीक है, इंडियन कल्चर पर हमको भरोसा है। दूसरा देवी देवताओं पर इनको भरोसा था। इंडियन फेस्टिवल का ये यूज करते हैं, ठीक है। तो इस कारण से मुसलमान, चूंकि जैसे इसमें तुमको एक नाम मिलेगा, दो नाम मिलेगा, एक मिलेगा गणेश उत्सव मनाया गया था, ठीक है, जिस कारण से मुसलमानों को लगा कि ये हिंदू वाले पार्ट का ही केवल यूज कर रहे हैं, जिस कारण से हम मान सकते हैं कि मुस्लिम इसमें ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होते हैं। आंसर तो वहाँ लिखता है इंडियन मुस्लिम इन जनरल वे आर नॉट अट्रैक्टेड टू द एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट बिकॉज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसी ऑफ हार्पिंग ऑन हिंदू पार्ट। बात सही है। अरबिंदो घोष प्रोक्लेम दैट इंडिपेंडेंस इज पर्पस ऑफ आवर लिव्स एंड ओनली हिंदू रिलीजन विल फुलफिल द ऑब्जेक्टिव। केवल हिंदू जो है वही ऐसा कर सकते हैं। नेशनलिटी इज ए रिलीजन एंड इट इज ए गिफ्ट ऑफ गॉड, ठीक है। भारतीयता जो देशभक्ति की भावना है वो वही एक धर्म है, वो हिंदू मुस्लिम वाला कोई धर्म नहीं है। ऐसी ऐसी बातें लिखा गया। लेकिन ये पॉइंट इंपॉर्टेंट तुमको मिलेगा मेंस में, जब पूछेगा कि एक्सट्रीमिस्ट के आंदोलन में तुमको कोई मुस्लिम लीडर का नाम क्यों नहीं मिलता है, तो तुमको यहाँ पर इस पॉइंट को दिखाना पड़ेगा। अगला एक एसेशन रीजन दिया हुआ है, बाल गंगाधर तिलक वाज ए कम्युनिस्ट पहला, और दूसरा ही यूज्ड ए रिलीजन एज ए पॉलिटिकल वेपन। इस तरह के क्वेश्चन पहले यूपीएससी में आते थे, अब पता नहीं बीपीएससी पूछे तो कोई आश्चर्य नहीं होएगा। इसका पहले तो मतलब समझ लेना, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। इसमें तुमको दो स्टेटमेंट देगा, ए और बी, ए और आर। एसेशन मतलब ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है, और ये भी एक स्टेटमेंट है। तुमसे ऑप्शन जो देगा, पहला ऑप्शन ध्यान से सुनना क्या रहेगा, बोलेगा दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है, ए भी अपने जगह सही है, बी ये आर भी अपने जगह सही है, और आर जो है वो आर मतलब ए के होने का रीजन जो है वो आर है, ठीक है। तो एक ऑप्शन रहेगा, देखो ए एंड आर बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। एक स्टेटमेंट ये सबसे टेढ़ा आंसर है इसका। फिर दूसरा है कि ए और आर दोनों सही है लेकिन ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब फिर तीसरा चौथा ऑप्शन आसान होता है कि ए सही है बी गलत है। स्टेटमेंट गलत हुआ तुम समझ लो तुम्हारा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तुम्हारा खत्म हो गया, ठीक है। तो ए जैसे हुआ गलत हो गया, तो तुम्हारा देखो ए जैसे गलत हुआ तो ए इज रॉन्ग, ये भी खत्म हो गया, तुम्हारा आंसर ऑटोमेटिकली बन जाएगा सी। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि बाल गंगाधर तिलक वाजे कम्युनिस्ट थे, क्या वो सच में वो हिंदू मुस्लिम ये वो करते थे? तो हम इसको डायरेक्टली ना बोल के ऐसे समझेंगे, इनके साथ एक उत्सव जुड़ा हुआ है, गणपति उत्सव, ठीक है। ये गणपति फेस्टिवल मनाए थे। तो गणपति उत्सव अगर हम मनाने की बात कर रहे हैं, अगर हम बोल रहे हैं लोगों के कि आओ हम गणपति उत्सव मना रहे हैं, या हम किसी भगवान का पूजा करें, जैसे शिवाजी उत्सव मनाए, गणपति उत्सव मंगाए, इसका मतलब क्या है कि तुम किसको आमंत्रण दे रहे हो अपने यहाँ? तो ऑब्वियस बात है कि जब हम
इस तरह के फेस्टिवल को मनाएंगे तो हम हिंदुओं को आमंत्रण दे रहे हैं। हम इसमें ऑब्वियस मान के चलेंगे कि मुसलमान इसमें नहीं आएगा। तो अगर कम्युनिस्ट कहा गया है कम्युनिस्ट को, तो ये तुम्हारा स्टेटमेंट क्या हो सकता है, सही होता है। उसके बाद बोले कि क्या वो रिलीजन को पॉलिटिकल वेपन की तरह यूज किए, तो वो कहीं पर ये बोले हैं कि हाँ मुसलमानों वाले धर्म में मत जाओ, वो नहीं बोले। जब स्वदेशी आंदोलन होता है, ध्यान से समझना इस चीज़ को, लाइन को, जब स्वदेशी आंदोलन होता है तो उसमें तुम जब एनसीईआरटी को पढ़ोगे या बिपिन चंद्र पाल को पढ़ोगे तो उसमें एक लाइन लिखता है, स्वदेशी आंदोलन में रक्षाबंधन बनाया गया था। कभी कभी ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि रक्षाबंधन का प्रयोग कौन से आंदोलन में किया गया है, तो रक्षाबंधन का प्रयोग किया गया था स्वदेशी आंदोलन में, जिसमें वो भाई बहन वाला कॉन्सेप्ट नहीं था, इसमें था कि हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे को राखी बांधकर बताए थे कि हम लोग एक हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कभी भी तुमको ये नहीं दिखेगा कि वो रिलीजन को एज ए पॉलिटिकल वेपन यूज होगा। तो इसका तुम्हारा जो आंसर दिया हुआ रहेगा वो तुम्हारा डी है। तो ये तुमको इस तरह के क्वेश्चन पहले यूपीएससी खूब पूछती थी, खूब, बहुत सारा, मतलब 150 क्वेश्चन आता था, 150 में 30-40 क्वेश्चन इस तरह के रहते थे एक्सेप्शन रीजन वाले। इसमें थोड़ा केयरफुल रहना आंसर लिखने के समय में। अब क्वेश्चन पूछ रहा है बाल गंगाधर तिलक के बारे में कि बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है लोकमान्य तिलक के नाम। जैसे हम अभी थोड़ी देर पहले देखे थे लाला लाजपत राय के साथ 2 नाम जुड़ा हुआ है, एक पंजाब केसरी, ठीक है, एक केसरे हिंद, वो जुड़ा हुआ है। वैसे ही बाल गंगाधर तिलक के नाम के आगे जुड़ा हुआ है लोकमान्य। लोकमान्य मतलब क्या हुआ, जिसको सभी लोगों ने अपनी मान्यता दे दी, सब लोग मानते हैं कि तुम हो। तो पूछ रहा है कि इनको लोकमान्य की उपाधि किस कारण से दी। वो एक पॉपुलर टीचर थे इसलिए, ये गलत है। ही स्टार्टेड ए पॉपुलर न्यूज, नहीं, ये भी गलत है। द गवर्नमेंट एक्यूज्ड हिम इन रैंड मर्डर केस, ये भी याद रखना, इस केस के बारे में आगे तुमको मिलेगा जब हम पढ़ाएंगे क्रांतिकारी आंदोलन। रैंड मर्डर केस एक बहुत फेमस केस है, उसमें गवर्नमेंट ने तिलक को आरोपी बनाया था, ठीक है, लेकिन ये भी नहीं है। स्टार्टेड शिवाजी, नहीं, ये नहीं, नन ऑफ, अच्छा ये सेंसर नन ऑफ दीजिए, इसका स्टेटमेंट पढ़ो, दिया कौन था, ये तुमको एग्जाम में पूछेगा। बाल गंगाधर तिलक को जब रैंड मर्डर केस में सजा हो गई थी 18 महीने की, ठीक है, तो वो नेशनल हीरो बन गए थे। और उसके कारण जो बहुत सारे इंसिडेंट जो उनके द्वारा किया गया, पहला इंसिडेंट स्वदेशी आंदोलन, दूसरा आंदोलन स्वराज का मांग, स्वराज मेरा जब से अधिकार है, दैट वाज डिमांड, इन सब कारणों से इनको लोकमान्य तिलक की उपाधि दी गई थी। बेसिकली यहाँ लिख नहीं रहा है लेकिन हम बता देते हैं, ये इनको गांधी के द्वारा बाद में कहा गया था, ये लोकमान्य है। बाल गंगाधर तिलक वाज गिवन द एपिथेट ऑफ लोकमान्य ड्यूरिंग, कौन से आंदोलन के कारण इनको कहा गया था, इनको कहा गया था रिवोल्यूशनरी, जो क्रांतिकारी मूवमेंट होता है उसमें इनको लोकमान्य। तो ये बेसिक तुम समझाते हैं, यहाँ पे एक कहानी समझाते हैं। मराठा और केसरी जो 2 मैगजीन निकला था, तुम लोग पता नहीं आज के डेट में इसको कैसे सोचते हो, ये तुम लोग जानो। तुमको लगता होगा कि कोई मैगजीन का क्या रोल है, याद करो, यह मैगजीन या न्यूज़पेपर उस समय का इकलौता कम्युनिकेशन का साधन था, जहां पर जैसे आज के डेट में तुमको किसी को सुनना है या किसी का भाव को जानना है तो तुम उसके बारे में सुन सकते हो, उसका रिकॉर्डिंग होगा, उसका बहुत सारा फ़ोन पे तुम बात करके सुन सकते हो, बट उस समय ऐसा कोई व्यवस्था नहीं था। तो अगर तिलक लोगों को जगाने के लिए चाहते थे और बताना चाहते थे कि अंग्रेजों के द्वारा हमारा शोषण हो रहा है, तो उनके पास इकलौता रास्ता था, वो था प्रेस। प्रेस के माध्यम से वो मैगजीन छपवाते थे और उस मैगजीन को बंटवाते थे दूर दूर तक, जिस कारण से लोग समझना और सीखना शुरू किए कि यार यहाँ पर हम लोग के साथ गलत हो रहा है। तो इस कारण से ही कहा, अंग्रेजों का मानना था कि बाल गंगाधर तिलक का इस प्रकार से लिखना ही क्रांतिकारी आंदोलन का उदय है। यहीं से क्रांतिकारी जागे और हथियार लेके निकल गए लड़ने के लिए। ये तुमको दिखेगा, बहुत सारा इंसिडेंट आएगा। गणपति फेस्टिवल महाराष्ट्र में किसने शुरू किया था, अभी बार बार बता रहे थे, बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था। 2 फेस्टिवल होगा, एक गणपति होगा, एक शिवाजी होगा, 2 फेस्टिवल इनके द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। Who among the following transformed the traditional Ganpati festival of Maharashtra into national festival and give it political character? कौन था, वही सेम क्वेश्चन है, आंसर तो तुम्हारा हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। बट याद रखना, वो महोत्सव मनाकर, देखो महोत्सव मतलब क्या हुआ, जैसे मेला लगा तो क्या हुआ, बहुत सारे लोग वहाँ पे आते हैं ड्यू टू सम अट्रैक्शन, झूला है, ये है, वो है, तो लोग आए।
जब वहाँ पे लोग आए तो वहाँ पर उनको स्पीच देना, उनके सामने भाषण देना आसान है, क्योंकि उतने लोग वहाँ पर गैदर हो गए। जब गैदर हो गए तो उस महोत्सव को उन्होंने यूज किया नेशनलिज्म के लिए। उस महोत्सव में वो नेशनलिज्म की बातें करते थे, लोग उससे सुनते थे, उनके भाव को समझते थे, जिस कारण से ये एक हथियार था लोगों को बुलाकर अपने आप को कम्युनिकेट करने का। एलोंग विथ महात्मा गांधी हु अमॉन्ग द फॉलोइंग मुस्लिम डिड लिफ्ट द बायर ऑफ बाल गंगाधर तिलक। गांधी, जब बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु होती है तो गांधी जी उनको कंधा दिए थे। पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि उनके साथ कौन सा मुस्लिम था जिसने कंधा दिया था, ठीक है। तो इनके साथ शौकत अली, एक किचलू, गांधी जी, ये सब मिलके इनको कंधा दिए थे, ठीक है। तो ये याद रखना, यहाँ पे शौकत अली का आंसर हो जाएगा।